चैप्टर नंबर 2 का हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। आल्सो डिस्कस इट्स लिमिटेशन एंड इम्पोर्टेंस। कानून तकलील अफादा मुख्ततम की गोशवारे और डायग्राम की मदद से वजाहत करनी है और इसमें हदूद और इसकी अहमियत भी तहरीर करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये सरफ़ दौलत का पहला कानून है, फर्स्ट लॉ है। इट वाज प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। इसे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने पेश किया था और इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब भी हम किसी चीज़ की इकाइयों को इस्तेमाल करते हैं, यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूसली, तो जो लेटरल यूनिट्स हैं, बाद वाले यूनिट्स हैं, वो हमें कम से कम सेटिस्फेक्शन देते, प्रोवाइड करते हैं। और ये ला एक्सप्लेन करता है इन्वर्स रिलेशनशिप को यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान, यानी यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है। यानी जैसे जैसे हम यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। यानी इन दोनों में इन्वर्स यानी मनफी रिश्ता पाया जाता है। इसकी एग्जांपल इस तरह लेके अगर फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है, उसे प्यास लगी है और वो एक मशरूब पीता है, तो जब तक वो पिएगा नहीं तो उसको वो प्यास उसकी ख़त्म नहीं होगी। अब जब वो फर्स्ट यूनिट किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेगा, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया कि बोतल पीते हैं, तो हमारी कुछ प्यास ख़त्म हो जाएगी। यानी पहले हमने इस्तेमाल नहीं किया था, बहुत ज़्यादा प्यास थी, फिर उसके बाद जब एक यूनिट इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ प्यास में कमी आई। जब सेकंड यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है प्यास रहे ना, प्यास ख़त्म हो जाए। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ के यूनिट्स को इस्तेमाल करते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी उस चीज़ को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश पहले से कम हो जाती है। यानी जब हम बिल्कुल प्यासे थे तो हमारी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा थी मशरूब को पीने की। सेकंड में जब एक बोतल उसकी पी ली तो उसमें कुछ प्यास बुझ जाएगी। अब उतनी शिद्दत नहीं रहेगी जितनी पहली पिक्चर में शो किया जाए। जब कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं किया उस वक्त ज़्यादा शिद्दत थी प्यास की, और जब ख्वाहिश मुकम्मल तौर पे पूरी हो चुकी होगी तो उस वक्त ये मतलब ये है कि अब मज़ीद कोई चीज़ इस्तेमाल करने का दिल नहीं करेगा। यानी इस पिक्चर से ये ज़ाहिर करने की मैंने कोशिश की है कि मुख्ततम मफादा यानी जो हमारी बेनिफिट है, मार्जिनल बेनिफिट है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो कम होता है। यानी जब वेरी थर्स्टी है तो उस चीज़ का मार्जिनल बेनिफिट भी बहुत हाई होगा। जब कुछ यूनिट इस्तेमाल कर लिए, मार्जिनल बेनिफिट पहले से कम हो जाएगा, और जब प्यास बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब इसका मतलब है कि मार्जिनल बेनिफिट या तो ख़त्म हो चुका है या फिर बहुत कम लो हो गया। इस लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। द अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम विद द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश आफ्टर ए पॉइंट इट बिकम्स नेगेटिव। अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम से मुराद यहाँ पे लॉ की अजम्पशन है। ये याद रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के जितने भी कवानीन आएंगे, इकोनॉमिक्स के जितने भी लॉज हैं, उन सब में अजम्पशन है, अजम्पशन बेस्ड है वो, और उनको हम अदर थिंग्स कहते हैं, और उनको कांस्टेंट तस्वर किया जाता है कि वो तब्दीलियाँ ना आए तो ये लॉ ऑपरेट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। जब हम कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ के, होमोजीनियस का मतलब है यकसा, एक जैसे, आइडेंटिकल, हम किसी चीज़ की इकाइयों, एक जैसी इकाइयों को जब इस्तेमाल करते हैं ना मुसलसल, तो मार्जिनल यूटिलिटी का जो रुझान है वो गिरने का होता है। और अगर हमारी तस्कीन पूरी हो जाए तो तस्कीन के पूरे होने के बाद मार्जिनल यूटिलिटी मनफी हो जाती है। दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल है द एडिशनल बेनिफिट। यहाँ एडिशनल बेनिफिट से मुराद मार्जिनल यूटिलिटी है। The additional benefit which a person derives from an increase of his stock of a thing। अगर एक शख्स के पास चीज़ों का स्टॉक है, अगर उसमें इजाफा होता जाए तो जो एडिशनल बेनिफिट है वो डिमिनिशेस होता है विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। जो स्टॉक उसके पास पहले से मौजूद है उसमें
एक एक करके, एवरी इंक्रीज़ का मतलब यहाँ के अगर एक एक करके मज़ीद इजाफा होता जाए तो एडिशनल बेनिफिट डिमिनिशेस होगा, कम होगा। किसी शय की मिकदार में इजाफा करने से एक शख्स को जो अजाफी फ़ायदा हासिल होता है वो शय की हर इकाई के साथ कम होता जाता है। इसी चीज़ को जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, यानी डेफिनेशन का जो मरकज़ी ख्याल ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है जैसे जैसे हम अशिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अशिया का इस्तेमाल बढ़ाते जाते हैं। आगे इस टेबल को देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी इस टेबल में यूनिट्स ऑफ कमोडिटी शय की इकाइयों का जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद नंबर 2 पे टोटल यूटिलिटी कुल अफादा और तीसरे पे मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी को इंक्रीज़ करने से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। इसी के बारे में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग कहते ही डिक्रीजिंग को है, तकलील कम होने को कहते हैं, यानी मार्जिनल यूटिलिटी के कम होने का कानून है। अब हम यहाँ भी इस में भी फ़र्ज़ करते हैं कि एक जो कंज्यूमर है वो 6 यूनिट यूज़ करता है किसी कम्युनिटी के 1 बाई 1, और जब पहला यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसे हम फ़र्ज़ करते हैं कि 6 मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है। सेकंड यूनिट के साथ मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, क्योंकि इंसानी फितरत है कि जब हमें किसी चीज़ को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश हो तो पहला यूनिट हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, दूसरा उससे कम। मिसाल के तौर पर प्यास लगी है तो पहला गिलास पानी पिएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। दूसरा गिलास पीने से पहले से कम, तीसरा पीने से उससे भी कम, और चौथा पीने से हो सकता है कि आपकी, या ज़ीरो का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, ज़ीरो का मतलब ये है कि आपकी उस चीज़ को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है। यहाँ पे आपने पहला नंबर अपने पास से अज्यूम कर लेना है, फिर एक कांस्टेंट नंबर से उसमें कमी करते जाना है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है हर अगले यूनिट के साथ। जब 5th यूनिट ऑफ कमोडिटी यूज़ करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर की ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी है, वो सेटिस्फाई हो चुका है, उसके बाद अगर कोई यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल बेनिफिट जो है वो बेनिफिट नहीं रहेगा बल्कि उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और नंबर 6 पे जाके वो मज़ीद नुकसान की सूरत में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी किस तरह लिखेंगे? सबसे पहला हमारे पहली यूनिट पे, यूनिट ऑफ कमोडिटी पे मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, टोटल यूटिलिटी भी यही होगी। जब तक हम एक यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी सेम है। जब सेकंड करेंगे तो हम दो मार्जिनल यूटिलिटी जो है 6 और 4, या फिर ये जो टोटल यूटिलिटी है 6, इसको सेकंड यूनिट के मार्जिनल यूटिलिटी के साथ ऐड करेंगे और यहाँ 10 आ जाएगा। थर्ड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी 10 प्लस ये 2, यानी तीसरे यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इस टोटल यूटिलिटी में ऐड करेंगे और हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 प्लस 0 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 4 6। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस जो टेबल में हमारे पास 3 कॉलम है, यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी का पहला कॉलम है, टोटल यूटिलिटी का दूसरा और मार्जिनल यूटिलिटी का तीसरा कॉलम है। अगर हम देखें जब कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट ऑफ कम्युनिटी यूज़ करता है तो उसे 6 यूनिट्स मिलते हैं, यूटिल्स मिलते हैं उसके मार्जिनल यूटिलिटी के। इसी तरह सेकंड जब यूज़ करेगा तो 6 से कम होकर मार्जिनल यूटिलिटी 4 रह जाती है। इसी तरह अगर हम मज़ीद यूनिट्स ऑफ कमोडिटी यूज़ करते जाएं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, और 1.5 और 6 जैसे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अगर हम तस्कीन के बाद भी, सेटिस्फेक्शन के बाद भी उस चीज़ का इस्तेमाल जारी रखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। और ये हमारे लॉ को एक्सप्लेन भी करती है कि जैसे जैसे हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं इस यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी को, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिशेस आफ्टर ए पॉइंट, ये वो पॉइंट है, आफ्टर ए पॉइंट इट बिकम्स नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाती है। डायग्राम, हम इसी की मदद से अब डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें मेंशन करनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि इस कानून में टोटल यूटिलिटी का जिक्र नहीं है, लेकिन इस कानून में हम पढ़ रहे हैं इस लॉ में कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी
कि गिरने का कानून है, उसके तकलील का कानून है। तो हम सिर्फ दो चीज़ों में रिलेशन देखेंगे, एक यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट टाइम में पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था उसी तरह करना है। हमने एक्स एक्सिस सबसे पहले ड्रा करेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस दूसरी तरफ वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और वाई एक्सिस पे हम रखेंगे मुख्तत मफादा मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स एक्सिस पे हम ये यूनिट्स जो हैं 1 2 3 ये 6 तक ये सारे हम मेजर करेंगे। यहाँ पे ये ओरिजिन है जिस जगह पे ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं, ये 0 है, और इसके बाद हम यहाँ पे 1 1 0 और 1 का जितना फासला है इतने ही फासले पे आगे 2, और जितना 1 और 2 का फासला इतने ही फासले पे 3, इसी तरह 4 5 और 6। इनके दरमियान डिस्टेंस इक्वल होना ज़रूरी है, यानी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। और इसी तरह जो मार्जिनल यूटिलिटी देखें, मार्जिनल यूटिलिटी में मिनिमम -4 है, मैक्सिमम 6 है। 0 से ऊपर हम 6 तक लेके जाएंगे इसको, और 0 से नीचे -4 तक, 0 के बाद 2, फिर 4 और फिर 6। अब इसी तरह 0 से नीचे -2 और -4, इनका आपस में, और इसी तरह यूनिट्स ऑफ कमोडिटी का आपस में फासला, आपस में इनका डिस्टेंस इक्वल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ डायग्राम गलत हो जाएगी। अब जब हम इसको ड्रा करना चाहते हैं, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, पहले यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, यहाँ पे हम 1 को बढ़ाएंगे 6 तक और एक डॉटेड लाइन लगा देंगे। इसी तरह 6 को 1 की तरफ बढ़ाएंगे। जिस जगह ये दोनों पॉइंट्स आपस में मिल रहे हैं, दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी, यहाँ पे एक पॉइंट बना देंगे हम। सेकंड यूनिट ऑफ कमोडिटी पे मार्जिनल यूटिलिटी 4 है, हम इस 2 को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और 4 को इस तरफ लेके आएंगे राइट साइड पे, और यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह 3 को हम मिलाएंगे 2 से, 3 को यहाँ तक और 2 को राइट साइड पे लेके आएंगे, और जिस जगह ये दोनों डॉटेड लाइंस मिल रही हैं यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। 4 के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, 4 पॉइंट ये है और 0 यहाँ शो कर रहा है, पॉइंट इसी के ऊपर बन जाएगा। 5th के ऊपर -2 है, तो यहाँ पे 5वें यूनिट की लाइन नीचे की तरफ ड्रा करेंगे और इधर से -2 को इसकी लाइन से मिला देंगे और यहाँ एक डॉट बन जाएगा। इसी तरह 6 को 4 के साथ मिलाएंगे हम, और -4 को 6 के साथ, और ये डॉट बन गया। इन सब पॉइंट्स को आपस में मिलाने से हमारे पास एक लाइन बनेगी, और इस लाइन को हम मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व कहेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रही है लाइन। अब मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी और यूनिट्स ऑफ कमोडिटी में इन्वर्स रिलेशन है। ये जो लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट टू लेफ्ट नीचे की तरफ जा रही है, ये इसी चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में इन्वर्स रिलेशन है। इससे ऐसे है कि 0 से 1, 1 से 2, जैसे जैसे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। ये जो एरिया है इस यानी 1 2 3, ये सारा एरिया इस कर्व पे पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, और 4 पॉइंट पर यूनिट 4 पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और उससे नीचे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। इसको ज़रा केयरफुली बस ड्रा कीजिएगा, इनका जो मैंने बताया कि फासला आपस में बराबर हो, इसको ड्रा करके भी देखें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। अब डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में, इन दिस डायग्राम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज़ टेकन ऑन वाई एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी रखा, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी रखा है। जब पहला यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, और सेकंड करेंगे तो 2 है। इसी तरह हम जैसे जैसे ये यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को इंक्रीज़ करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा कम होती जाएगी, और लाइन को तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी वी गेट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नेगेटिव है, रिलेशनशिप को शो करता है कि यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में नेगेटिव रिलेशनशिप है। और इस डायग्राम से हम ये प्रूफ कर चुके हैं, डायग्राम से, स्केजुअल से, कि जो डेफिनेशन में जिक्र किया गया था कि मार्जिनल यूटिलिटी यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को इंक्रीज़ करने से कम होती है, ये हमने डायग्राम में और उसमें देखा है। अब इसकी कुछ अजम्पशन है।
अजम्पशन हर कानून का हिस्सा है और इसके बगैर ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकते। सबसे पहली अजम्पशन है कंज्यूमर इज़ रैशनल, सारफ अक्लमंद है। यानी इसमें ये फ़र्ज़ किया गया कि सारफ अक्लमंद है। सारफ अक्लमंद से मुराद ये है कि वो मैक्सिमम यूटिलिटी हासिल करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना चाहता है चीज़ों को इस्तेमाल करके। अगर वो चीज़ों को इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल नहीं करना चाहता तो इसका मतलब है कि वो ये उसका इर्रेशनल बिहेवियर है। तो इसमें अज्यूम किया गया कि सारफ अक्लमंद है और वो उसका जो मकसद है, उसका ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना है। कंटिन्यूस यूज़, मुसलसल इस्तेमाल। दिस लॉ होल्ड्स ट्रू ओनली व्हेन यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंटिन्यूसली कंज्यूम्ड कंटिन्यूसली। ये कानून उसी सूरत में दुरुस्त साबित होगा जब मुसलसल इस्तेमाल किया जाए यूनिट्स को। मिसाल के तौर पर अगर हम प्याज की बात करें तो ये कानून उस वक्त ऑपरेट होगा कि आप अगर 6 गिलास पी रहे हैं, 4 गिलास पी रहे हैं तो वो मुसलसल एक के बाद दूसरा। लेकिन अगर 2 यूनिट को इस्तेमाल करने में गैप आ जाए तो फिर ये ला अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 गिलास पानी पिया सुबह के टाइम और दूसरा गिलास पानी पीते दोपहर के टाइम वर्किंग करने के बाद, तो हो सकता है कि दोपहर वाला आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करे। इसलिए अगर गैप आएगा यूनिट्स के दरमियान तो ये ला दुरुस्त साबित नहीं होगा। नंबर 3, सूटेबल साइज़, मुनासिब मिकदार। इट इज़ अज्यूम दैट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर ऑफ सूटेबल साइज़। जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप एक यूनिट कह रहे हैं, वो सूटेबल साइज़ का होना चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो ना बहुत ज़्यादा लार्ज। मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी पीने के लिए एक गिलास सूटेबल है, यानी मुनासिब मिकदार है। लेकिन अगर पानी चम्मच से पीना शुरू कर दें तो ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि चम्मच बहुत छोटा है और बहुत देर लग जाएगी प्यास को ख़त्म करते करते। और ना ही जग भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि जग एक इकाई नहीं, यूनिट नहीं है। हम एक ही जग में हो सकता है सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, इसलिए गिलास मुनासिब मिकदार है। इसी तरह अगर फल की मिसाल दें, सेब का साइज़ मुनासिब है, हम एक से ज़्यादा खा सकते हैं। तरबूज का साइज़ मुनासिब नहीं है, जिसकी वजह से हम उसको ज़्यादा काटते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में करते हैं। नंबर 4, होमोजीनियस यूनिट्स, यकसा इकाइयाँ। दिस लॉ विल एप्लीकेबल इफ़ यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी आर होमोजीनियस इन ऑल रिस्पेक्ट। ये कानून सिर्फ उस सूरत में सही होगा कि तमाम जितनी भी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल में जितने भी यूनिट्स आपके हैं वो सारे एक जैसे हों। मिसाल के तौर पर अगर आप 6 गिलास पानी पी रहे हो तो 6 के 6 गिलास पानी होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर आपने 1 गिलास पानी पिया और दूसरा गिलास आपने अपनी पसंद का शरबत पी लिया, जैसे बादाम का हो गया या संदल का शरबत है, तो वो पियेंगे तो दूसरा गिलास आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा इसकी बजाय कि यानी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस वजह से जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, जितने भी यूनिट किसी चीज़ के इस्तेमाल करें, वो एक जैसे होने चाहिए। बाद वाले भी उसी क्वालिटी के होने चाहिए और उसी चीज़ के होने चाहिए। नंबर 5 है नो चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, ज़ौक़ और फैशन में तब्दीली ना हो। ये ला सिर्फ उस सूरत में अप्लाई होता है कि जब फैशन में तब्दीली ना हो और जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो तब्दील ना हो। कंज्यूमर का अगर टेस्ट तब्दील होगा तो ये ला अप्लाई नहीं होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ेगी। जैसे अगर फ़र्ज़ करें आप कोई फल खा रहे हैं तो आपको याद आ जाए कि इस फल के बारे में डॉक्टर ने कहा था कि आप ज़्यादा खाएं, आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है, तो वो फिर ज़ौक़ से ज़्यादा शौक़ से खाएगा तो उसकी यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ेगी। इसी तरह हर वो चीज़ जो फैशन में इस्तेमाल की जाती है, इन फैशन चीज़ें उनकी यूटिलिटी जो है वो हर अगले यूनिट की कम होने की बजाय बढ़ती है और फैशन की चीज़ों के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। अब इसकी लिमिटेशन, हदूद, खामियाँ। सबसे पहली खामी ये है कि ये ला नॉलेज पे अप्लाई नहीं होता, इल्म पे अप्लाई नहीं होता और ना ही इनकम और वेल्थ पे, आमदनी और दौलत पे भी नहीं होता। इसकी रीज़न ये है कि इल्म, आमदनी, दौलत ये ऐसी चीज़ है जितनी ज़्यादा बढ़ती जाए इसको हासिल करने की ख्वाहिश भी बढ़ती जाती है, यानी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ती जाती है। इस वजह से कहा जाता है नॉलेज पे, इनकम और वेल्थ के ऊपर ये ला अप्लाई नहीं होता। फैशन के ऊपर भी ये ला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि फैशन का हर अगला यूनिट यानी नया से नया फैशन आएगा तो वो कंज्यूमर को पहले से ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, इस यानी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पहले से बढ़ती जाएगी। इस वजह से ये इस फैशन पे अप्लाई नहीं होता। अगर आउट ऑफ फैशन चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिनका फैशन ख़त्म हो चुका है, उनके यूनिट बढ़ाने के बावजूद उसकी मार्जिनल यूटिलिटी में ना कमी आएगी ना इजाफा होगा, बल्कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी ज़ीरो रहेगी, उसको यूज़ करने का कंज्यूमर का दिल नहीं करेगा। नंबर 4, नारकोटिक्स।
मंशियात, ऐसी अशिया, ऐसे लोग जो मंशियात इस्तेमाल करते हैं और उनके आदी हैं, उनकी भी मार्जिनल यूटिलिटी, उनके जितने इकाइयाँ उसकी इजाफा करते जाते हैं वो बढ़ती जाती हैं। इसलिए नारकोटिक्स के ऊपर, मंशियात की अशिया के ऊपर ये ला अप्लाई नहीं होता। इसी तरह इनरेशनल बिहेवियर, गैर अक्लमंदाना रवैया अगर किसी सारफ का हो, किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह इस्तेमाल कर रहा है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसे फ़ायदा हासिल नहीं होता, तो ये भी इस सूरत में भी कानून अप्लाई नहीं होगा। प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, कानून की अमली अहमियत। सबसे पहले फॉर कंज्यूमर, ये कानून जो है ये लॉ कंज्यूमर को गाइड करता है। कंज्यूमर जो है वो प्राइस और यूटिलिटी को कंपेयर कर सकता है चीज़ों की, और ख़रीदने में भी इसको गाइडलाइन मिल सकती है कि एक ऐसी चीज़ को ख़रीदना है जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी कीमत से ज़्यादा हो, प्राइस से ज़्यादा हो। यानी अगर आपको बेनिफिट किसी चीज़ से उसकी प्राइस से ज़्यादा मिल रहा है तो आप ख़रीदेंगे, अगर प्राइस ज़्यादा है और बेनिफिट कम है तो आप उसे नहीं ख़रीदेंगे। तो ये लॉ गाइड करता है कंज्यूमर को चीज़ों की सिलेक्शन में, ख़रीदने में। फॉर फिनांस मिनिस्टर, वज़ीर ख़जाना के लिए रहनुमाई, ये लॉ फिनांस मिनिस्टर को भी गाइड करता है कि वो टैक्स किस तरह लगाए, टैक्स किस तरह लागू करे। अब जाहिर बात है मार्जिनल यूटिलिटी जो वेल्थ की है, इनकम की है, वो अमीरों की कम है, रिच की कम है और पोर की ज़्यादा है, गरीबों की ज़्यादा है। यानी इसका मतलब है कि दौलत की अमीरों के नज़दीक अहमियत कम है और गरीबों के नज़दीक ज़्यादा है। तो इस वजह से इसी नुक्ते को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर ख़जाना अमीरों पे ज़्यादा टैक्स लगाएगा और गरीबों पे कम टैक्स लगाएगा, ज़्यादा आमदनी पे ज़्यादा टैक्स और कम आमदनी पे कम टैक्स लगाएगा। नंबर 3, प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमतों का तयन। यानी जिस चीज़ की सप्लाई बढ़ जाए किसी माशरे में, किसी इलाके में, तो वहाँ पे उस कम्युनिटी की, उस शय की वैल्यू कम हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों की प्राइस गिरेगी। और अगर प्राइस को बढ़ाना है तो फिर उसकी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये जो सप्लाई का कंसेप्ट है ये अगले चैप्टर में आएगा, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन बस इतना याद रखिए कि ये कानून कीमतों को के तयन में बड़ा अहम रोल अदा करता है। नंबर 4, बेस ऑफ अदर इकोनॉमिक लॉज, इसी कानून की बुनियाद पे कुछ दूसरे कवानीन हैं। इसके बाद हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कानून मुसावी फ़ायदा मुख्ततम, ये उसकी बुनियाद भी इसी लॉ पे है। आगे अगले चैप्टर में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, उसकी बुनियाद भी इसी के ऊपर है। अगले ही चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी है, तलब की लचक का नज़रिया है, उसकी बुनियाद भी इसी लॉ के ऊपर है। आज का सवाल इतना था, लेकिन इस सवाल में आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको लिमिटेशन, आपको इम्पोर्टेंस नहीं पूछी जाती तो आप नहीं लिखेंगे अगर क्वेश्चन में नहीं, लेकिन अजम्पशन पूछी जाए या ना पूछी जाए तो वो लाजमी लिखेंगे इस क्वेश्चन में। बस लिमिटेशन और जो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है इसको आप उस वक्त लिखेंगे जब क्वेश्चन में पूछी हो, अदरवाइज़ ये लिखने की ज़रूरत नहीं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।